बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्लास 10 में चैप्टर नंबर है 19 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन करवाऊंगी। ये चैप्टर मैंने इसलिए शुरू करवाया कि कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं पहले ये चैप्टर करवा दूं, इसलिए मैंने ये पहले चैप्टर करवा दिया। वैसे बहुत ईजी चैप्टर है ये, जो आपने लास्ट ईयर केमिस्ट्री में करा था, ये वही टॉपिक है सारे इसके अंदर। सेक्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, विच पार्टिकल आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल होते हैं। पार्ट बी है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें। पार्ट सी है, हाउ डज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट फ्रॉम अदर। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पर हम किस तरह एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं तकरीबन एक ही सवाल का पार्ट है। सबसे पहले जो इन्होंने पार्ट ए में पूछा था, विच पार्टिकल आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। इसका आंसर हम लिखेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसके पार्ट बी का आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 199 पर है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उसके बाद एक हेडिंग डालें एटम की और एटम को डिफाइन करेंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच मैटर कैन बी डिवाइडेड विदाउट रिलीजिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। एटम जो है किसी मैटर का स्मॉलेस्ट सबसे छोटा यूनिट है, जो आगे जाके और डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल में, जो हमें पता है ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज़ टू स्मॉल टू बी सीन विद एनी ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप। ये इतना छोटा है कि इसको हम आम ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। यहाँ माइक्रोस्कोप तक लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे, एवरी एटम इज कम्पोज ऑफ 2 पार्ट। हर एटम जो है 2 पार्ट से मिलकर बना है। पहला पॉइंट लिखेंगे और उसके ऊपर डालेंगे हेडिंग न्यूक्लियस की। द सेंट्रल हार्ड कोर ऑफ एन एटम इज द न्यूक्लियस which is the small dense region consisting of closely packed proton and neutron। जो एटम के जो सेंटर का पार्ट है ना, देखें ये रहा सेंटर का पार्ट। एटम का जो सेंटर का पार्ट है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये जो रीजन होता है जिसमें ये जुड़े होते हैं ये कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है एक छोटा सा हार्ड रीजन होता है सेंटर में एटम के, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखिए इसमें इन्होंने ब्लू कलर से और रेड कलर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है अलग अलग करके दिखाएं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, उसमें हम हेडिंग डालेंगे आउटर न्यूक्लियस पार्ट, ये आउटर न्यूक्लियर पार्ट। इसमें हम लिखेंगे, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एट हाई स्पीड, द नंबर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एटम। तो दूसरा हम लिखेंगे जो न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज हैं और एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है वो किस पे डिपेंड करती है, एटम की टाइप के ऊपर। जिस टाइप का एटम होगा, मुख्तलिफ टाइप के एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट होती जाती है। तो ये हमने बी पार्ट का आंसर कर लिया यहाँ पर, ये बी पार्ट का आंसर था। ए का मैंने आपको बता दिया था। सी पार्ट का आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 202 पे इसका आंसर है। यहाँ से हम लिखेंगे, ऑल मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम अबाउट 100 एसेंशियल सब्सटेंसेज नोन एज एलिमेंट्स। तमाम मटेरियल्स जो हैं वो एलिमेंट से मिलकर बने, और अभी तक 100 एसेंशियल एलिमेंट जो हैं वो दरियाफ्त हो चुके हैं। अब इसमें 100 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे ये 105 और कहीं पे 107 लिखा होता है। जो हमारी बुक में लिखा है हम उसी को लिखेंगे। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज़ एन एटम। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम कहलाता है। यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे, ईच एलिमेंट हैव अ यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। हर एलिमेंट के अंदर जो होता है एक मखसूस नंबर के प्रोटॉन होते हैं। फिर हम यहाँ से लिखेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर Z। जो किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या Z कहलाता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर या Z। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, द एटॉमिक नंबर डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर। इस एटॉमिक नंबर की वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से पहचाना जाता है। ठीक है, जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटॉन की वजह से कैसे एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना एटॉमिक नंबर होता है। हर एक एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है हर एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। अब इसकी देखिए एग्जांपल भी दिए। फॉर एग्जांपल, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 क्यों है, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन है। और इसको हम कैसे कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं Z से। इसी तरह नाइट्रोजन का 7 है बिकॉज इट हैज 7 प्रोटॉन। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसलिए हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कैसे पहचानते हैं, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से। बस यहाँ तक हम 7 प्रोटॉन तक लिखेंगे। 2 एग्जाम्पल इसमें काफ़ी हैं।
आप वरना यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल है, आप चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हैं। ऑक्सीजन का लिख दें, ऑक्सीजन हैज़ 8 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, सो इट हैज़ द एटॉमिक नंबर 8। तो कोई सी भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, साइट द गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। पार्ट बी है, गिव द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम देना है। और पार्ट सी है, व्हाई इट इज़ प्रपोज दैट मोस्ट एटम्स पॉजेज एन एम्प्टी स्पेस। तो ये भी आपको रीज़न बतानी है कि ये क्यों सपोज किया जाता है कि किसी भी एटम के अंदर जो जितना ज़्यादा हिस्सा होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट करते हैं हम। पार्ट ए का आंसर आपकी इस चैप्टर के शुरू में ही है, पहले पेज पे 199 पे। ये आप हेडिंग डालेंगे पूरी, गाइगर एंड मार्सडन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये पूरी हेडिंग डालेंगे। उसके बाद जो है हम एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे? एक्सपेरिमेंट। और इसमें हम बताएंगे कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डालकर मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ और फिर पढ़ के समझाऊंगी। गाइगर एंड मार्सडन ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल की एक बीम को गोल्ड फॉइल, एक बिल्कुल पतला सा थिन सा गोल्ड फॉइल था, उसके ऊपर जो है उसको बॉम्बार करा, उसके ऊपर उसकी बॉम्बारिंग करी। देखें ये रहा, इसको देखें, ये जो इसने लगाई है पूरी फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन किस लिए लगाई? ताकि ये पार्टिकल जो है अगर जहाँ पे जाए जाके कहाँ टकरा रहे हैं इस पर नज़र आ जाए, क्योंकि ये फ्लोरेसेंट है। ठीक है, ये इसने लगाई फ्लोरेसेंट स्क्रीन और ये उसने यहाँ से अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पे, ये छोटा सा गोल्ड फॉइल बनाया इन्होंने, इस गोल्ड फॉइल पे बमबार करे, यानी इसके ऊपर मारे और बिल्कुल देखिए पतली सी एक रे की शक्ल में मारे। उसके बाद इसने ऑब्ज़र्व करा कि इसमें से ज़्यादातर जो थे वो सीधे निकल गए। देखें, ज़्यादातर इसने दिखाएं सीधे निकल गए और कुछ जो थे पूरे 90 के एंगल पे मुड़ गए और कुछ जो थे 180 के एंगल पे मुड़ गए। ठीक है, उसने 3 ऑब्जर्वेशन करी इससे। इन 3 ऑब्जर्वेशन जब उन दोनों ने करी, गाइगर और मार्सडन ने, तो फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इन्होंने हमसे दोनों ही पार्ट पूछे। पहला पार्ट क्या है, हमें ये एक्सपेरिमेंट बताना है जो कि गाइगर और मार्सडन ने किया, और फिर उसकी ऑब्जर्वेशन की रोशनी में जो रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश करा, जिसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं, वो भी इसी में है, वो ये बताना है आपको। ठीक है, और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने गोल्ड फॉइल के जो है इस तरह दिखाया है कि ये गोल्ड फॉइल है, ज़ाहिर है इस सब के अंदर भी एटम है ना, ये उसके एटम दिखाए उन्होंने। तो इस मुख्तलिफ एटम के ऊपर जब ये अल्फा पार्टिकल गुजरे, अल्फा पार्टिकल के होते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल को इनके ऊपर बमबार करा और ये गोल्ड फॉइल बनाया है, गोल्ड फॉइल के इन्होंने एटम बनाई है। ठीक है, इस पे जब ये अल्फा पार्टिकल की बमबारिंग करी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, तो ये जब न्यूक्लियस से टकराए ये, तो ये वापस आ गए। पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना, तो ये अपने रास्ते पे वापस आ गए, लेकिन बहुत कम वापस आए। बहुत कम क्यों वापस आए? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत छोटा पार्ट है न्यूक्लियस का, और बहुत बड़ी पार्ट जो है एम्प्टी स्पेसेस का है, जैसे कि इन्होंने इसमें बनाकर दिखाई है कि ये सारी एम्प्टी स्पेस है, बीच में छोटा सा ये बना हुआ है, इतना छोटा सा न्यूक्लियस बना हुआ है, ये रहा, ये बना हुआ छोटा सा न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस छोटा सा था इसलिए बहुत कम वापस आए, क्योंकि ज़्यादातर एम्प्टी स्पेसेस थी इसलिए ज़्यादातर जो थे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, एम्प्टी स्पेस की वजह से निकल गए। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन की बेस पे फिर रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। जो मैंने आपको बताया सब कुछ वही लिखा हुआ है, डायग्राम भी इसमें ज़रूर बनानी है। ये ऐसी भी डायग्राम बना सकते हैं, केमिस्ट्री में लास्ट ईयर पढ़ा था तो उसमें जो डायग्राम थी वो भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ये भी बहुत इजी से डायग्राम है, ये वाली ज़रूरत नहीं है, ये बनाइएगा। और ये देखिए, हमने जब पहले पढ़ा था तो हम कहते थे ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने करा था, जबकि ये रदरफोर्ड ने नहीं करा, ये गाइगर एंड मार्सडन ने करा, और इसके ऑब्जर्वेशन की रोशनी में रदरफोर्ड ने मॉडल दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। जो हमने बोला है सब कुछ वही लिखा है। एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे गाइगर एंड मार्सडन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डालेंगे गाइगर एंड मार्सडन द 2 साइंटिस्ट यूज्ड अ बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल टू बॉम्बार्ड अ थिन गोल्ड फॉइल। गाइगर और मार्सडन 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अल्फा पार्टिकल की एक बीम को यूज़ करा और उसको बॉम्बार करा एक पतले से गोल्ड के फॉइल के ऊपर। प्लेस्ड इन अ वैक्यूम सराउंडेड बाय अ रिंग शेप फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और उसको उन्होंने वैक्यूम में रख दिया जिसके इर्द गिर्द जो थी एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी। फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसलिए लगाइए ताकि ये पार्टिकल जाके टकराएंगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे तो उसमें नज़र आएंगे। आफ्टर बम्बारिंग द फॉइल द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर डिटेक्टेड यूजिंग अ रोटेटिंग डिटेक्टर। अब इसको जो है डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट करा
कि ये किधर किधर जा रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल। व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल हिट द स्क्रीन ऑफ लाइट वाज ऑब्जर्व थ्रू द डिटेक्टर, जब वो इस स्क्रीन पे टकराए, जहाँ जहाँ टकराए वहाँ पे डिटेक्टर ने उस लाइट को डिटेक्ट कर लिया। इससे पता चला कि एक पार्टिकल इधर आया है, एक पार्टिकल इधर आया है, ज़्यादातर पार्टिकल सीधे गए, कुछ पार्टिकल इधर आ गए 90 के एंगल पे, ठीक है। तो इसको इन्होंने डिटेक्टर लगाया, डिटेक्टर ने डिटेक्ट करा है। यहाँ तक तो हमारा हो गया, हमने एक्सपेरिमेंट लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। गाइगर एंड मार्जन फाउंड क्वाइट अनप्रिडिक्टेड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर नॉट डिफ्लेक्टेड। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए बल्कि सीधे चले गए, ठीक है। वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए बल्कि देखें इसमें बनाया इन्होंने, ज़्यादातर सीधे चले गए, इसमें भी देखें ज़्यादातर सीधे गए हुए, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। और ओनली अ फ्यू डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, सिर्फ बहुत थोड़े से थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए लेकिन छोटा सा एंगल बना के, ये थोड़ा थोड़ा सा एंगल बना है इसमें। उसके आगे हम देखते हैं द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वॉज दैट अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू कंसिडरेबल लार्ज एंगल्स ऑफ मोर देन 90। और इन्होंने कहा कि इस बात पे इसको ये रिजल्ट भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि बहुत कम अमाउंट के थे अल्फा पार्टिकल जो 90 के एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, एंड अ फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर इवन डिफ्लेक्टेड बैक थ्रू नियरली 180, और बहुत कम जो थे वो 180 पे डिफ्लेक्ट हुए। तो इससे देखें यहाँ तक कि इसकी ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो गई। ये हो गया हमारा गाइगर एंड मार्जन का जो एक्सपेरिमेंट था और उसके ऑब्जर्वेशन थे, यहाँ ख़त्म हो गए। और बहुत सिंपल सा है कि ज़्यादातर जो थे वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए अल्फा पार्टिकल, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए 90 के एंगल पे और बहुत कम थे जो 180 के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। पार्ट ए यहाँ तक ख़त्म हो गया। पार्ट बी का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। पार्ट बी हमसे उन्होंने पूछा था आपने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बताना, तो यहाँ से लिखेंगे रदरफोर्ड पोस्टुलेट एन एटॉमिक मॉडल, ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद पॉइंट 1 लिखेंगे द न्यूक्लियस कैरीज ऑल द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एटम एंड नियरली ऑल इट्स मास। तो जो किसी भी एटम का जो सारा मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस लाइन का मतलब यही है कि किसी एटम का जो सारा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तो पहला पॉइंट आ गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। दूसरा पॉइंट हम यहाँ से लिखेंगे एज द लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड सजेस्ट दैट देयर इज एग्जिट लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन द एटम। इस क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड सीधे गुजर गए थे, तो इससे पता चला कि एटम के अंदर बहुत बड़ी लार्ज स्पेसेस हैं, खाली जगहें हैं। यहाँ तक हम लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहाँ से दोज पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल दैट डिफ्लेक्ट थ्रू लार्ज एंगल हैड कम वेरी क्लोज टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जो कुछ जो थे जो बड़े से एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुए थे, वो क्यों डिफ्लेक्ट हुए थे? क्योंकि वो चार्ज न्यूक्लियस के पास से गुजरे थे। देखें जो बिल्कुल पास से गुजरे वो डिफ्लेक्ट हुए, जो दूर से गुजरे वो सीधे चले गए, जो इससे बिल्कुल टकराया वो वापस आ गया पूरा 180 के एंगल पे, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए हमारे कि कुछ जो थोड़ा सा एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुए हैं वो किस वजह से हुए, क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब थे। हाउएवर ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट अ फ्यू वर रिपेल्ड सो स्ट्रांगली सो दे बाउंस बैक और डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल। और कुछ जो थे वो बड़ा एंगल बना के इसलिए डिफ्लेक्ट हुए क्योंकि वो न्यूक्लियस से टकराए थे। बस यहाँ तक हो गए। तो ये हमारा रदरफोर्ड ने हमें एटॉमिक मॉडल दिया था, वो भी हो गया। जो इसका उन्होंने पार्ट सी पूछा था, व्हाई इट इज सपोज दैट एटम हैज़ मोस्ट एटम हैज़ एम्प्टी स्पेसेस। तो यानी कि एटम के अंदर ज़्यादातर एम्प्टी स्पेसेस हैं। इसका आपको आंसर बताना था क्यों। तो आंसर हम अपने वर्ड में लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड suggested that there exist large empty spaces। यहाँ exit लिखा हुआ है, यहाँ exist आना है, ठीक है। exist 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 यानी कि पाई जाती हैं, exit तो नहीं आएगा ना, exist आएगा। that there exist large empty spaces in atom। क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे गुजर गए थे, इससे पता चला कि उसके अंदर एटम के अंदर जो ज़्यादातर एम्प्टी स्पेसेस हैं जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। तो बस आपने यहाँ से ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था ना ये इसमें लिख देना है, तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा पार्ट बी का। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट ए है डिफाइन एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर डिफाइन करना है। और पार्ट बी है एक्सप्लेन द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट गिवन एग्जाम्पल। तो किस तरह सिंबल के अंदर एटम की रिप्रेजेंटेशन होती है सिंबल के ज़रिए,
वो आपको उसकी कोई एग्जांपल देनी है। एटॉमिक नंबर का जो Z की डेफिनेशन है वही है जो हम पहले कर चुके हैं, थोड़ी सी कम कर देंगे बस हम। पेज नंबर 202 पे आपके पास है, ईच एलिमेंट हैव अ यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। हर एलिमेंट के अंदर ख़ास नंबर होता है प्रोटॉन का। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर Z। किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर या Z कहलाता है। द एटॉमिक नंबर डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर। एटॉमिक नंबर जो है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंग्विश करवाता है। एटॉमिक नंबर की वजह से एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से पहचान होती है, डिफ्रेंशिएट होता है। तो यहाँ तक आपने Z की डेफिनेशन या एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन यहाँ तक लिख दी ईच से लेके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा है हमसे कि कैसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका आंसर आपकी बुक में नेक्स्ट पेज है 203, इस पे ऊपर मौजूद है। यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक न्यूक्लियॉइड्स तक मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। अ न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली बाय XZA, ठीक है, वेयर X रिप्रेजेंट द न्यूक्लियाइड ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। X क्या है, किसी केमिकल एलिमेंट का न्यूक्लियाइड है। A इज़ द न्यूक्लियॉन नंबर, जो A है वो न्यूक्लियॉन का नंबर है। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन होते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियॉन। A इज़ द न्यूक्लियॉन नंबर एंड Z इज़ द एटॉमिक नंबर। Z एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो इसकी एग्जाम्पल भी इन्होंने देने को कही थी। देखिए इसमें इन्होंने जो एग्जाम्पल दी हुई है वो C612 है। तो 6 क्या है इसके अंदर, कार्बन का, कार्बन है C, उसका 6 जो है एटॉमिक नंबर है Z है, और 12 जो है A है। तो अब जब हमें कोई ऐसे सिंबल दे देते हैं तो उससे हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं A में से Z को माइनस कर देते हैं। 12 A है, 6 Z है, तो 12 में से हम Z को माइनस करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल C612 रिप्रेजेंट द कार्बन न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन एंड 12 न्यूक्लियॉन्स। तो इस सिंबल को देख के हमें पता चल रहा है कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है और 12 जो है न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन क्या मतलब है, यानी उसका एटॉमिक मास है A है, ठीक है। जब हमारे पास A गिवन है तो A में से हम A में से Z को माइनस करेंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन यानी N हमें पता चल जाएंगे। 12 है, 12 में से 6 निकालेंगे, 6 आ जाएगा। अब इन्होंने कार्बन की एग्जांपल दी, आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो आप ऑक्सीजन की एग्जांपल दे दें। O816 हम ये देखें तो क्या है हमारा O के साथ 8 है, 8 क्या है हमारा Z है, Z कितना है 8 है, और 16 क्या है A है, न्यूक्लियॉन है हमारे, ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन। तो जब हम न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A माइनस Z कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। A है 16, Z है 8, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास आ गए 8, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ गए। तो कोई भी अगर हमें सिंबल गिवन हो हम उसके ज़रिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ऐसे एक सवाल आता है एग्ज़ाम के अंदर, ये वाला सवाल जो है इम्पॉर्टेंट सवाल होता है, जिसमें वो आपको कोई भी सिम्बल्स दे देते हैं और आपको उसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने होते हैं। कोई सा भी एलिमेंट वो आपको दें तो बस आप सिंपल से ये समझ लें कि जो नीचे है वो Z है, ऊपर जो है ज़्यादा वाला जो है वो A है। A में से Z को निकाल दें, आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। बहुत आसान सा होता है और ये आता है एग्जाम में, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा मुख्तलिफ एलिमेंट की सिंबल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, व्हाट इज़ द आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या हैं। पार्ट B है हमारे पास, एक्सप्लेन द आइसोटोप विद एन एग्जाम्पल। हमें आइसोटोप की एक एग्जाम्पल देनी है। पार्ट C है, वाई आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोप आइडेंटिकल। किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती हैं, तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि ये कैसे सेम होती हैं। पार्ट D है, लिस्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट दैट आर डिफरेंट। उसके बाद आपने किसी एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स के अंदर जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं वो भी बतानी है। ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है और इसका आंसर आपकी बुक में 203 पर है। आइसोटोप की आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, 2 और मोर स्पीशीज़ ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, A इज़ कॉल्ड आइसोटोप्स। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए हमने ये देखा कि जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है कि उसका Z और A दोनों डिफरेंट होते हैं। लेकिन ऐसे भी होते हैं कुछ एलिमेंट, जैसे कि अगर एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन है हमारे पास, सही है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1H1, ये होती है हाइड्रोजन की सिंबल, यानी कि उसका Z भी 1 होता है और उसका A भी 1 होता है। लेकिन इसके कुछ एटम में ऐसा होता है कि उसका Z तो 1 ही होता है लेकिन जो A होता है वो 2 होता है, या फिर Z तो 1 ही होता है या फिर A जो होता है वो 3 होता है। तो ये जो होता है ना, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर या Z तो सेम हो मगर उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट आ रहे हों, तो वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं,
ये पहला आइसोटोप्स है, हम लिखेंगे। इसकी इन्होंने एग्जाम्पल भी पूछी है हमसे, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। तो हम इसकी हाइड्रोजन की हेडिंग डाल के इसके आइसोटोप्स लिखेंगे। पहला आइसोटोप है हमारे पास प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। प्रोटियम का फॉर्मूला क्या है, 1H1। तो हम इसके साथ इसमें ये भी लिखेंगे, इसके अंदर है क्या क्या, इसके अंदर है 1 प्रोटॉन, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन इसके अंदर कितना है, 1 है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ही होगा। और न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा, इसके अंदर न्यूट्रॉन जो होगा वो 0 होगा। अब आप ये कहेंगे क्यों 0 होगा, तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। देखें, जब हम हाइड्रोजन का एक एटम बनाते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया इसका न्यूक्लियस का आउटर पार्ट। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो जब इसका 1H1 है, यानी 1 जो है इसका प्रोटॉन है, ठीक है, और 1 ही इसका इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो अब न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन तो 0 है, क्या है, 0 है न्यूट्रॉन। तो ये हमारा प्रोटियम की हमने डायग्राम भी बना दी साथ में और उसकी एग्जाम्पल का पूरा डिस्क्राइब कर दिया। ये पहली हो गई प्रोटियम, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बता रही हूँ, ये पहली आ गई प्रोटियम। प्रोटियम की हेडिंग डालें, इस तरह ये बताएं और इसकी ये ड्रॉ कर दें। प्रोटियम के बाद आता है इसका ड्यूट्रियम, DEUTERIUM, ड्यूट्रियम, ठीक है। हमने ड्यूट्रियम की हेडिंग डाली और इसकी सिंबल बनाएंगे, क्या आएगी इसकी सिंबल, 1H2, ठीक है। ये आइसोटोप नंबर 2 है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का आइसोटोप नंबर 2 हमने बता दिया, 1H2। अब इसमें हम बताएंगे इसमें प्रोटॉन कितने हैं, आपको पता है ना प्रोटॉन कितने होंगे, जो ये Z होता है, ये प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन 1 है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम प्रोटॉन लिखेंगे फ़ौरन इलेक्ट्रॉन भी सेम लिख देंगे। अब इसके अंदर देखें, A जो है इसका 2 है और ये 1 है, तो हम इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 2 में से 1 निकालें, आपके पास क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन, 2 - 1 कितने आ गए, 1। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन 1 है और उसके अंदर अगर हमने 1 में से 1 निकाला था, हमारे न्यूट्रॉन 0 आए थे ना। तो इसका अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये हमने न्यूक्लियस बनाया, प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। तो ये बन गया इसकी डायग्राम। सेकेंड हो गई ड्यूट्रियम, प्रोटियम हो गई, ड्यूट्रियम हो गई। थर्ड होती है ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम, ये हमने हेडिंग डाली, इसकी सिंबल लिखेंगे 1H3 और हम इसके अंदर लिखेंगे इसमें प्रोटॉन कितने हैं, वही 1 है। इसके अंदर जो नीचे होता है वही प्रोटॉन होते हैं ना, Z होता है ना प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने प्रोटॉन होंगे सीधा सीधा हमने बस वो लिख देने कि उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद हमसे पूछते हैं न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन हम बहुत आराम से निकालेंगे। इस 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आ जाएंगे। इसमें कितने आ गए, न्यूट्रॉन 2 आ गए। अब आपने ये देखा, इसको पहले मैं ड्रॉ कर दूँ। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉन है 2 और एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने ज़्यादा नीट नहीं बनाई, आप इक्वल एक जैसी बनाइएगा बिल्कुल डायग्राम, मैं तो बस ऐसे ही रफली बना दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इनमें देखें, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है और इसके अंदर जो है 0 न्यूट्रॉन है। तो क्योंकि इनका मास चेंज हो गया, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहा, इनका मास चेंज हो गया, तो इस तरह इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम रहती हैं, मगर इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाती हैं मास के चेंज होने के साथ साथ। जैसे जैसे मास चेंज होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाती हैं, लेकिन क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी, इसीलिए ये एक ही एटम के आइसोटोप्स हैं। तो ये मैंने आपको इसके अंदर एग्जांपल बता दी, वरना इसकी तो बहुत सारी एग्जांपल हैं। हम चाहे यूरेनियम की भी दे सकते हैं, यूरेनियम के आइसोटोप्स भी होते हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स भी होते हैं, लेकिन जो आपकी बुक में दी हुई थी मैंने आपको वही समझाई है। कहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले आप आइसोटोप की डेफिनेशन लिखेंगे, 2 और मोर स्पीशीज़ ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर Z। तो किसी एलिमेंट के ऐसे एटम, चाहे वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो, हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, मगर उनके एटॉमिक मास डिफरेंट हो, यानी A डिफरेंट हो, इज़ कॉल्ड आइसोटोप्स, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। और एग्जांपल ये रही जो मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताई है, आप उस तरह जैसे मैंने बताया उस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन्होंने भी ड्रॉ करके बताई हुए इसके अंदर, लेकिन जिस तरह मैंने ड्रॉ किया आप उस तरह कर लें, वो भी अच्छा तरीका है। उसके बाद जो उन्होंने हमें पार्ट 2 पूछा था कि उनकी कौन सी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती हैं, तो इसका आंसर भी हमारा इसमें ही लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे।
एवरी एलिमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड नियरली आइडेंटिकल केमिकल बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जब ये आइसोटोप्स के अंदर हमने अभी देखा कि देखिए इसके अंदर, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी चेंज नहीं हो रहे थे, बल्कि क्या चेंज होता है, उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे होते हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो जो हमारा पार्ट 2 था ना, उसका बी पार्ट था, ये इसका आंसर आ गया। तो क्यों, इसका आंसर क्या है, दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। एवरी एलिमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। हर एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में एक मखसूस पोजीशन है। एंड नियरली आइडेंटिकल केमिकल बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सेम केमिकल बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी आइसोटोप के किसी एलिमेंट के आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तो इसलिए केमिकल बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमसे उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे असर पड़ेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन पे, और जब आइसोटोप्स होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। पार्ट सी उन्होंने ये पूछा था कि जो है कौन सी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो चेंज किससे होती हैं, किसी भी एटम के मास से। और जब किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो उसका मास चेंज हो रहा है ना। ये देखें इसके अंदर, यहाँ पे मास कितना था, 1 था, फिर ये मास हो गया 2, फिर मास हो गया 3। और ये कैसे होता गया, क्योंकि यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन था, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन हो गया था, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन हो गए थे। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर जो है वेट बढ़ता जाएगा, न्यूट्रॉन बढ़ गए, तो क्या हो गया, इसका मास ज़्यादा हो गया। जब मास ज़्यादा होते जाता है तो उससे क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाती हैं। हम यहाँ से लिखेंगे, मैनी अदर इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइसोटोप डिपेंड ऑन इट्स मास। द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए गिव्स इट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके जो होते हैं मास नंबर डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में चेंज होती हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या चेंज होगी, ये हल्का होगा, ये उससे भारी होगा, ये उससे भी भारी होगा, इनका मास चेंज होगा। सेकंड जो होगी, जो मास से रिलेटेड जितनी भी है ना, वो सब इसमें चेंज हो जाएंगी। सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, इसी तरह वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। किसी एटम के आइसोटोप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आइडेंटिकल होती हैं मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। आइसोटोप्स के साथ आप जब डेफिनेशन लिखेंगे ना, ए में, ये ए का ही पार्ट है, डेफिनेशन के साथ ये भी ऐड कर दीजिएगा। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, जो इसका पार्ट है ना आइसोटोप्स की डेफिनेशन में, आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, 2 और मोर स्पीशीज ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर हैव डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स। यहाँ तक लिख के आप ये वाली लाइन्स भी ऐड कर दीजिएगा। Isotopes are 2 or more species of atom of an element with identical chemical properties that have different physical properties। पार्ट ए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पार्ट बी जो था वो एग्जाम्पल थी, और ये जो हमारा आंसर है ये पार्ट बी नहीं है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, ये पार्ट सी है हमारा और ये पार्ट डी है। पार्ट सी में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आइडेंटिकल होने की रीज़न पूछी थी, वो ये है, और पार्ट डी में हमसे आइसोटोप्स की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी थी, वो ये है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारे तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।